A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 2 Commerce and Management. और आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम GTI। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता हूं। बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? देखो, जब आप लेक्चरर लग जाओगे किसी कॉलेज में या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे कॉलेज में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई आप इनकम अर्न करोगे कॉलेज में प्रोफेसर बनने के बाद। अब उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है टैक्स। अब इस टैक्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए, ये चीज दिखाता है हमारा ये चैप्टर। मतलब अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस करना है, ये सिखाता है हमारा चैप्टर डिडक्शंस फ्रॉम GTI। तो बेसिकली होता क्या है, देखो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमारी जो एक इंडिविजुअल है उसकी डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो सकती है। बेसिकली इनकम टैक्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है आपकी इनकम को। कौन कौन सी कैटेगरी? इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेसिकली अगर आप रेंट वगैरह से इनकम अर्न कर रहे हो। फिर आता है इनकम फ्रॉम PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस से जो आपकी इनकम हो गई। फिर आता है कैपिटल गेन्स वगैरह, और फिर आता है हमारे पास अदर सोर्सेस। तो इन 5 सोर्सेस से जब हमारी जो टोटल इनकम होती है उसको जब हम ऐड कर देते हैं उससे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम बोल देते हैं GTI। बेसिकली आपके अलग अलग सोर्सेस से जितनी भी इनकम होंगी उनको जब कंबाइन कर दिया जाएगा दैट इज GTI। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब आपके पास एक सैलरी आ रही होगी आपके कॉलेजेस से, राइट। फिर ऐसा हो सकता है कि आप शेयर्स खरीदते और बेचते भी हो, वो आपकी दूसरी इनकम हो गई। फिर ऐसा भी हो सकता है आपके बैंक में आपकी सेविंग्स पड़ी हो, उससे इंटरेस्ट आ रहा हो, वो आपकी इनकम हो गई। ऐसा भी हो सकता है आपने एक इन्वेस्टमेंट करी हो, घर लेके रखा हो, उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा हो, वो आपकी इनकम हो गई। तो बेसिकली आपकी जितनी भी सारी इनकम्स हैं उनकी जब टोटल कर देंगे उसको हम बोल देते हैं बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें इस इनकम पे टैक्स पे नहीं करना होता। गवर्नमेंट हमें बोलती है कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो ऐसा करो, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूं, इस लिस्ट में से आप कुछ एक्सपेंसेस करो या पेमेंट्स करो इनसे रिलेटेड, या फिर जो आपकी इनकम है इन केसेस में से है तो इन सब चीजों को माइनस कर लो आप अपनी इनकम में से। जो इनकम आपकी आएगी उस इनकम पे आप टैक्स दे देना, तो दैट इज टैक्सेबल इनकम। तो जो आपका टैक्स लगेगा वो आपका इस इनकम पे लगेगा। एक एग्जांपल देके सब क्लियर करता हूं। मान लो आप कॉलेज में टीचर लगे, प्रोफेसर लगे, आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, और लेट्स सपोज आपकी और कोई अदर इनकम नहीं है। अब आप 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो, दैट मीन्स एनुअल हो गया आपका 6 लाख रुपीज। तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई वो हो गई 6 लाख रुपीज। तो अब आपको 6 लाख रुपीज पे टैक्स देना है। बट अगर आपको टैक्स को बचाना है तो गवर्नमेंट कई सारी लिस्ट प्रोवाइड करती है कि अगर आप इनमें से कुछ खर्चे करोगे तो आप उस इनकम में से माइनस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहती है लेट्स सपोज अगर आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप उसको अपने इनकम में से माइनस कर लो। लेट्स सपोज आपने अपने इनकम में से 50,000 रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है जिसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो 50,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का प्रीमियम जा रहा है। तो आप इस 50,000 रुपीज को माइनस कर लोगे अपनी इनकम में से, क्योंकि ये पैसे आपने प्रीमियम पे करने में दिए हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के। तो आपकी जो नेक्स्ट इनकम आ गई, जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, वो आ जाएगी 5,50,000। मतलब पहले आपको जो टैक्स पे करना था वो करना था 6 लाख रुपीज पे,
बट आपने डिडक्शंस ले ली। डिडक्शंस कैसे मिली? गवर्नमेंट ने जो खर्चे बता रखे हैं आपने उनमें से कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं या आपकी इनकम उनमें से है, तो आपने जो डिडक्शंस ले ली उसके बाद जो इनकम आई, अब इस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, ना कि इस इनकम पे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं कि हां आप इनको माइनस कर सकते हो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। ठीक, और लिटरली ये चैप्टर आप अपनी इनकम अर्न करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे जब आपको अपना टैक्स को कम करना होगा। ठीक, करें स्टार्ट। तो बेसिकली देख लेते हैं कौन सा पोर्शन कर रहे हैं हम सिलेबस का। सिलेबस का जो हमारा यूनिट 10 है जिसमें इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, उसमें ये सेक्शन है हमारा डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। और जो लास्ट एग्जाम हुआ है हमारा, जो कि दिसंबर 2022 का फेब में जो एग्जाम हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चंस आए हुए थे। डिडक्शंस में से एक क्वेश्चन आया हुआ था और उस क्वेश्चन को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, समझ आ गया? तो अब कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सेक्शंस, मतलब हर एक जो एक्सपेंसेस है ना उनको गवर्नमेंट ने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला सेक्शन हो गया एटीसी। एटीसी क्या क्या कहता है? एटीसी कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है किसी स्पेसिफाइड एसेट्स में तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। बेसिकली एटीसी के अंदर एक 20 चीजों की लिस्ट है, 20 आइटम्स की लिस्ट है कि इन 20 आइटम्स में अगर आपने एक्सपेंसेस करे हैं, खर्चे करे हैं या इन्वेस्टमेंट करी हैं तो आप अपनी ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एलआईसी का प्रीमियम पे करा है, अगर आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया है, अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है 5 इयर्स से ज्यादा का, अगर आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, अगर आपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह लिए हैं, अगर आपने लेट सपोज जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो खरीदे हैं, तो 20 आइटम्स की लिस्ट है एक प्रॉपर। उस लिस्ट में से अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और ये लोगों का वन ऑफ द फेवरेट वो होता है डिडक्शन क्लेम करने का। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं क्या करता हूं, जैसे बताया मैंने, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स परचेज कर लेता हूं। तो लेट सपोज जो भी मेरी इनकम थी, लेट सपोज 6 लाख रुपीस मेरी इनकम थी, तो 6 लाख में से जितने के मैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूं उतनी अमाउंट माइनस हो जाती है। लेट सपोज 50,000 की परचेज करता हूं तो 50,000 माइनस हो जाती है, तो जो मेरी मेरी इनकम बनती है जिसपे मेरा टैक्स लगेगा वो लगेगा 5,50,000। समझ आ गया? अब देखो बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम भी हो सकती थी। जैसे अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपीस थी, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपीस थी, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप 6 लाख इन्वेस्ट कर दो, या इनमें से आप दिखा दो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन एक्चुअली में करी ना हो, फ्रॉड हो। तो इस चीज से बचने के लिए भी हर एक सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि आपको एक मैक्सिमम डिडक्शन भी प्रोवाइड करी जाए। मतलब इस केस में अगर आप इन 20 आइटम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको अलाउ होगी वो होगी 1,50,000 रुपीस की। तो हद से हद, मैक्स टू मैक्स आप 1,50,000 रुपीस की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इन चीजों में इन्वेस्ट करने के। देखो, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन याद हो गया। हमें ट्राई करना है कि हम क्लास में ही इस चीज को याद कर लें। जो जो सेक्शंस हैं, एटीसी जो हमारी 20 लिस्ट दे रखी है उनमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, उनमें से मेन मैंने लिख दिए हैं। एलआईसी का प्रीमियम हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, याद है ना, फिक्स डिपॉजिट जो 5 ईयर से ज्यादा वाले हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, टैक्स सेविंग का यूलिप हो गए, ये सारे हो गए। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। इसमें क्या है, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन करा है किसी पेंशन फंड में, मतलब आपने कोई पेंशन फंड की स्कीम ली हुई है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अब इसमें आपकी पेंशन फंड की स्कीम मेंशन है, कौन सी पेंशन फंड होनी चाहिए? अगर आपने कोई एलआईसी का पेंशन प्लान लिया है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंश्योरर जो अप्रूव्ड है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से,
उसका पेंशन प्लान लिए, किसी भी रैंडम पर्सन का, किसी भी रैंडम इंश्योरेंस कंपनी का आप पेंशन प्लान ले लोगे तो नॉट अलाउड। या तो LIC का पेंशन प्लान ले लो या किसी अप्रूव्ड वाले का पेंशन प्लान ले लो, तो आपको जो डिडक्शंस मिलेंगी वो मिलेंगी 1,50,000 की मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम आपको 1,50,000 की मिलेगी, वरना तो जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी होगी या जितने का प्रीमियम पे करा होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 1,50,000 लिखा तो 1,50,000 की टोटल मिलेगी। तो अगर मैंने कोई पेंशन में प्रीमियम पे करा है LIC वाले में 20,000 तो मेरे को 20,000 की डिडक्शन मिलेगी। मैंने करा है 80,000 तो 80,000 की मिलेगी। बट अगर मैंने 2 लाख रुपीस करे हैं पेंशन में इन्वेस्ट, इन 2 लाख रुपीस का प्रीमियम पे किया तो मेरे को 2 लाख रुपीस नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीस मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास ATCCD। ATCCD क्या हो गया? जो पेंशन स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हुई हैं। तो बेसिकली 2 पेंशन स्कीम जो जनरली चलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज NPS एंड हमारी APY, दैट इज अटल पेंशन योजना। ठीक है, NPS या फिर अटल पेंशन योजना। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी आप, मतलब अगर आप यहां पे आप अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो, तो भी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो बेसिकली मैं एक बार थोड़ा सा NPS समझा देता हूं आपको क्या होता है। NPS होता क्या? पेंशन सिस्टम है। बेसिकली होगा क्या, लेट्स सपोज अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब लगती है तो, या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगती है, तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट पेंशन देती थी, लेकिन अब नहीं होता हर जगह। अब क्या होता है, आपकी सैलरी में से, आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन कट होगा NPS के लिए। बेसिकली ये पैसा एक फंड में जाएगा और सेम वे में सेम अमाउंट जितना आपकी सैलरी में से कट हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट भी अमाउंट डालेगी और वो आपके उस एक फंड में चला जाएगा। उस एक फंड को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा और जब आप रिटायर हो गए या 60 इयर्स के हो गए तो आपको वो एज अ पेंशन आपको हर मंथ मिलेगा उसमें से। ठीक, तो बेसिकली है क्या, जैसे सपोज मैंने NPS लिया हुआ तो मैं क्या करता हूं कि हर मंथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट उस फंड में डाल देता हूं। वो फंड एक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मेरा पैसा, वो फंड्स जो है रेगुलेट कर रही हैं कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे उसे रन कर रही हैं, उस फंड को वो मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और जब मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि हाँ भाई इस फंड में से मेरे को इतने इतने मंथ्स की पेंशन मिलती रहे। तो बेसिकली वो है NPS। ठीक है, तो जो मैं महीने की कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं ना, कि लेट्स सपोज मैं 5,000 रुपीज उस फंड में डाल रहा हूं, 5,000 रुपीज हर मंथ उस फंड में डाल रहा हूं, तो उस 5,000 रुपीज की, मतलब मंथ का कितना हो गया, फिर एनुअल कितना हो गया, उस 60,000 की मैं डिडक्शंस ले सकता हूं इस सेक्शन के अंदर। समझ आया बेसिकली? अब देखो एक बार इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी CCD 1 के अंदर। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो या तो खुद की कंट्रीब्यूशन हो गई या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हो गई। खुद की कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो उधर आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस फंड में, आपके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर जो कि गवर्नमेंट हो गई वो भी आपको सपोर्ट करती है, उस फंड में अमाउंट डालती है। ठीक, तो दोनों की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर जो ओन कंट्रीब्यूशन है उसका CCD 1 और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो CCD 2। ठीक, याद रख लेना, अगर खुद की कंट्रीब्यूशन हो गई चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ATCCD 1 CCD 1, अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है तो CCD 2 के अंदर। ठीक, कितनी डिडक्शन होती है, जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो या 10% ऑफ द सैलरी जो भी लोअर होगा, सिमिलरली 14% ऑफ द सैलरी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई और अदर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ द सैलरी और लोअर ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 20% ऑफ द DTI। बेसिकली इतनी डिटेल में अभी मत जाओ, बस ये समझ लो किस पर्पस के लिए है सेक्शन। ठीक, फिर एक एक्स्ट्रा डिडक्शन अवेलेबल होती है जो कि होती है CCD 1B। याद रखना CCD 1B, तो ये एडिशनल डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज की। मतलब इन सारों से प्लस करके जो डिडक्शन ले रहे हैं हम एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 रुपीज की। ठीक, वापसी आता हूं, तो ये हो गए हमारे सेक्शन ATC, ATCCC और ATCCD। तो ATC हम सबको याद हो गया, बेसिकली 20 लिस्ट दे रखी है जो बेसिक होती है, जो सब अप्लाई करते ही हैं, और जब भी आप टैक्स पे करने जाओगे तो सबसे पहले इसी को अप्लाई करते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीद लेते हो या LIC का प्रीमियम पे करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हो गया हमारा ATC। याद हो गया। फिर
CCC आता है, बेसिकली CCC क्या हो गया, जो भी आप पेंशन के लिए दे रहे हो, और LIC की पेंशन याद रखना। फिर आता है CCD, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम्स हो गई, NPS और APY उसमें। तो ऐसे याद रख लो CCD को कि मैं आज अगर NPS में पैसे डिपॉजिट करा रहा हूं तो रीजन क्या है, ताकि जब मैं 60 प्लस हो जाऊं तो मैं CCD जा सकूं आराम से, मेरे पास इनकम की कमी ना हो, मैं CCD आराम से घूम सकूं 60 इयर्स होने के बाद भी, 60 ईयर ओल्ड होने के बाद भी, क्योंकि मैं तब अर्न तो कर नहीं रहूंगा, तब मैं CCD जा सकूं, इसलिए मैं आज से ही पैसे जमा कर रहा हूं। राइट, चलें आगे। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं यहां पे आपको, देखो मैंने इसकी मैक्सिमम डिडक्शन बताई 1,50,000, इसकी बताई 1,50,000, इसकी अभी कोई डिडक्शन नहीं बताई मैक्सिमम। बेसिकली याद रख लेना, एक सेक्शन और होता है हमारा, वो होता है हमारा 80CCE। 80CCE देखो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं करा रहा हूं, तो आपको भी लर्न करना पड़ेगा, लर्न हो ही जाएगा। देखो 80C CCC और बुढ़ापे के लिए 80CCD ट्राई करूंगा हर एक सेक्शन के साथ आपको ट्रिक्स दूं ताकि आपको लर्न हो जाए। फिर एक सेक्शन आता है 80CCE। 80CCE क्या कहता है कि आपका 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 याद रख लेना, इन तीनों को 80C, 80CCC, 80CCD1 इन तीनों की मिला के भी आपकी अमाउंट मैक्सिमम 1 लाख है। मतलब इन तीनों का मिला के भी मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 की है। ये लिमिट लगा देता है, मतलब आप 1,50,000 इधर, 1,50,000 इधर लेके 3 लाख नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपको 1,50,000 अलाउड है इन तीन सेक्शंस की कंबाइंड करके भी, ऐसा 80CCE कह देता है। बस गवर्नमेंट ने दूसरी तरह कान पकड़ लिया, कम कर दिया आपने डिडक्शन 80CE लगा के, ठीक। या तो आप टोटली बेसिकली 80C में ले लो 1,50,000, या 80CCC में ले लो, या 80CCD1 में ले लो, ठीक। या तो आप क्या करो कि भाई थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मैक्सिमम आपको कितनी अलाउड है 1,50,000। अच्छा एक बात याद रखना, यहां पे 80CCD1 लिख रहा हूं मैं, 80CCD1, तो बेसिकली जो अभी हमने पढ़ी 80CCD2 हाईलाइट कर देता हूं, 80CCD2 ये वाली, और जो ये हमने पढ़ी 80CCD1B ये हमारी एडिशनल है, उससे हटके हैं, ठीक है, 80CCE से। समझ आ गई बेसिक डिडक्शंस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 डिडक्शंस। अब इसको याद करने का तरीका मान लो ये जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह से खर्चे हो गए, ठीक है, डी से, तो बेसिकली डी से डॉक्टर, डी से डॉक्टर, तो डॉक्टर से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस हैं वो हमारी अब कवर्ड होंगी। तो सी वाली याद हो गई सारी, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, तो सी वाली तीनों कंट्रीब्यूशन देख ली हमने, सी CCC CCD। अब आती है डी डॉक्टर वाली, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस वाली। तो एक तरीका लर्न करने का है बेसिकली। पहला है 80CD। सबसे पहली चीज हम लाइफ में क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं। बेसिकली जब आप अर्न करने लग जाते हो, मतलब एक अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट वगैरह, तो आप ट्राई करते हो कि सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लो, क्योंकि आजकल होता क्या है, हॉस्पिटल के बिल्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हमारी सारी की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये डिडक्शन क्या है, जितने की आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बाकी प्रोविजंस डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक। तो याद कैसे रख लेना है, डी फॉर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्चा ना हो, इसलिए हमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ली थी, ठीक। चलें आगे। नेक्स्ट आता है 80DD। 80DD क्या है, बेसिकली याद रखना, जो भी हमने स्पेंड किया है किसी भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड के ऊपर, मतलब कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो डिसेबल्ड है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है, अगर हम उस पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन गवर्नमेंट ने हमें दी है कि ठीक है आप उसकी केयर कर रहे हो, इसलिए हम आपका टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, याद हो जाएगा DD, दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल्ड, DD फॉर डिपेंडेंट डिसेबल्ड। तो अगर हमने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंस करा है,
तो वो हमें मिल जाएगा 80DD के अंदर। अच्छा, इधर लिमिट है मैक्सिमम 75,000 रुपीज। हाँ, अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 रुपीज मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट आता है 80DDB। तो DDB क्या हो गया? बेसिकली कोई आपको बड़ी बीमारी हो गई, कोई आपको बड़ी बीमारी हो गई है, उससे रिलेटेड अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वो आपको यहां पे उसके डिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम 40,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपीस। तो अगर सीनियर सिटीजन की हो रही है तो 1 लाख रुपीस। अच्छा, अब ऐसे नहीं है कि आप खांसी बुखार की दवाई लेने जा रहे हो तो उसकी डिडक्शन आप 80DDB में ले लोगे। तो उधर सेक्शन में मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट, ऐसे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको 80DDB में। ठीक है, लिमिट्स मैंने आपके साथ बता दी। अब याद कैसे करना है? याद हमें ऐसे कर लेना है, डी फॉर डॉक्टर तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले वाला, राइट। फिर हमारे पास आता है 80DD, दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल्ड। फिर आता है हमारे पास DDB, इसको याद रखने के लिए इसको बी एंड में, तो बी से मान लेना बड़ी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक, याद हो जाएंगे 80D, 80DD, 80DDB। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक सेक्शन जो हमने बोला मेडिकल इंश्योरेंस का। यहां पे देखो क्लैरिफिकेशन है, और हमने बोला 80D, अब इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। अब मेडिकल इंश्योरेंस आपके प्रीमियम जो पे कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली 80D की। मेडिकल इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम ले रहे हो, या तो अपनी फैमिली का ले सकते हो। फैमिली में कौन कौन आ गए? आप, आपकी वाइफ या स्पाउस बोल लूं, मतलब आपका हस्बैंड, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, याद रखना डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लूं पेरेंट्स की ले रहे हो तो मदर और फादर। देखो यहां पे तो मैक्सिमम लिमिट डिफाइन थी, तो बेसिकली इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो अपनी फैमिली में से, मतलब अपना स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, स्पाउस आपका हस्बैंड या फिर वाइफ, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 25,000 रुपीज। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो आपको 25,000 रुपीज। सिमिलर वे में अगर आप पेरेंट्स, मदर या फादर का इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उधर भी मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड कितनी है? 25,000 रुपीज। तो बेसिकली टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल 50,000 रुपीज आपको मैक्सिमम अलाउड है, याद रख लेना। ठीक, अगर आप में से इन तीनों में से कोई एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया? 60 प्लस है। अगर कोई एक 60 प्लस है तो आपकी डिडक्शन 25 से बढ़ के 50,000 हो जाएगी। सिमिलरली अगर इन दोनों में से कोई सीनियर सिटीजन है, दैट मीन 60 प्लस है, तो डिडक्शन हो जाएगी 50,000 रुपीज हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम आपकी डिडक्शन 1 लाख रुपीज तक जा सकती है इस सेक्शन के अंदर। ठीक, डिडक्शन का मतलब आप अपनी इनकम में से कम कर सकते हो इसे, राइट। अच्छा, इधर एक पॉइंट और आता है, वो आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर एक चीज और थी कि प्रिवेंटिव अगर हेल्थ चेकअप करा रहे हो, आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको 5,000 रुपीज की। याद रख लेना इसको, 5,000 रुपीज की। इसी के अंदर मतलब लेट सपोज मैंने 15,000 रुपीज का प्रीमियम कराया और 5,000 रुपीज का मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया, तो मेरे को टोटल 15 प्लस 5 20,000 रुपीज की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि मैं सेल्फ के लिए करा रहा हूं। 15 प्लस 25 30। अच्छा, याद रखना, लेट सपोज मैंने कराया 22,000 रुपीज का प्रीमियम कराया और 5,000 रुपीज का हेल्थ चेकअप कराया, तो टोटल कितना हो गया? 27। तो 27,000 नहीं मिलेंगे मेरे को, मैक्सिमम मेरे को 25,000 ही मिलेंगे, राइट। समझ आ गया? ये थी मैक्सिमम लिमिट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। होप सो आपको तीनों सेक्शन याद भी हो गए, डी, डबल डी, डबल डी बी। डी मतलब मेडिकल प्रीमियम, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और डबल डी बी बड़ी बीमारी। नेक्स्ट आते हैं हमारी कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी, दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमने कोई लोन लिया है, उस लोन का अगर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिडक्शंस है। ठीक है, तो अब सबसे पहली आती है 80E, ई फॉर एजुकेशन। अगर हमने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, चाहे खुद के लिए लिया हो
चाहे स्पाउस के लिए लिया हो, चाहे चिल्ड्रंस के लिए लिया हो, कोई डिपेंडेंट पर्सन है उसके लिए लिया हो, अगर हमने कोई लोन लिया है हायर एजुकेशन करने के लिए, उसका जो इंटरेस्ट पे हो रहा है तो उससे रिलेटेड डिडक्शन मिलेगी हमें 80E के अंदर। याद रखना E फॉर एजुकेशन। तो साथ साथ ट्रिक्स याद रखोगे तो पेपर में कभी भूलोगे नहीं, नंबर पक्के। ठीक, याद हो गया। अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, एक्वायर करी है, उसके लिए लोन लिया है, कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसके लिए लोन लिया है, तो वो मिलेगा 80EE और 80EE के अंदर। बेसिकली दो सेक्शन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप उसमें। तो अब बेसिकली हम मान लेते हैं अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, और लोन किसके लिए लिया है, हाउस प्रॉपर्टी के एक्वायर करने के लिए, तो 80EE और 80EE के लिए अंदर। अब सर इसे कैसे याद किया जाए, देखो मानो अगर मैं EE लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा E और E। अगर मैं इसे टेढ़ा कर दूं E ये E, तो थोड़ा बिल्डिंग टाइप सा लग रहा है, ऐसा सा है ना। तो मान लो ये हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई है टेढ़ी करके, हाउस प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसके लिए जो लोन लिया था वो हमें मिल रहा है 80EE के अंदर। तो EE ऐसे याद हो जाएगा, बिल्डिंग टेढ़ी करी हुई है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है EEB। EEB क्या है, बेसिकली अगर हमने लोन लिया है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए, अगर हमने लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए तो 80EEB के अंदर, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है उसकी डिडक्शन मिलेगी हमें 80EEB के अंदर। ठीक, समझ आ गया। बेसिकली तीन हमारी हो गई हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड। अच्छा, EEB को कैसे याद रख सकते हैं, दो तरीके से, एक इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रिक को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, बिजली। तो EEB क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बिजली। तो इलेक्ट्रिक या बिजली से चलने वाले व्हीकल्स पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज 80EEB। ठीक है, उस पे जो हमें डिडक्शन मिलेगी। फिर आता है हमारे पास 80GG। अगर हमें कोई रेंट पे कर रहे हैं और मान लो हमें सैलरी में कोई HRA नहीं मिल रहा, HRA नहीं मिल रहा, याद रखना नहीं मिल रहा, तो उस केस में जो रेंट पे कर रहे हैं हम, तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 80GG में। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो ठीक है, हम उसको भी माइनस कर रहे हैं, बट कंडीशन आपको HRA नहीं मिल रहा होना चाहिए। ठीक, अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करा जाएगा, वो करा जाएगा G फॉर घर घर। तो घर में रहने के लिए, घर में रहने के लिए, घर खेलने के लिए अगर हमने घर रेंट पे लिया है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी हमें 80GG के अंदर। ठीक बच्चों, समझ आया, श्योर। आगे चले, नेक्स्ट आते हैं हमारे लास्ट ले लेंगे 4, जो कि है रिलेटेड टू चैरिटी। मतलब हमने कुछ दान पुण्य का काम किया है, हमने कुछ दान पुण्य का काम किया है। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। उन ग्रुप्स को याद रखोगे तो आपको 100% सारी डिडक्शंस याद रहेंगी एग्जाम में। तो एक दो बार इस वीडियो को देख लो, एक दो बार उनको रिकॉल रिवाइज कर लो, डिडक्शंस याद रहेंगी कौन सी डिडक्शन है। ठीक, और बेसिकली अगर आप देख रहे होगे तो डिडक्शंस बनाई किस लिए गई हैं, ताकि प्रमोट किया जाए आपको कि आप अच्छी हैबिट्स अपनाओ, कि आप NPS लो, पेंशन लो, आप अपना इंश्योरेंस कराओ, राइट, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करो, अपने आप घर खरीदो। तो इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए, गवर्नमेंट आपको डिडक्शंस दे रही है बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे 80G। ठीक है, तो पहले क्या है, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली इधर भी एक लंबी सी लिस्ट है, आप देख लेंगे तो उस लंबी सी लिस्ट में से अगर आपने कहीं कंट्रीब्यूट किया है तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, बेसिकली थोड़ा वियर्ड वे है लेकिन कोई नहीं। किसी, देखो हम जब भी चैरिटी करते हैं, चैरिटी किसको करते हैं, गरीब लोगों को, पुअर लोगों को। तो ऐसे याद रख लो, गरीब को हमने चैरिटी करी है, ठीक है, गरीब को हमने चैरिटी करी है, बस याद रखने के लिए एक बार के लिए, तो उसके रिलेटेड हमें डिडक्शन मिली है। फिर आता है हमारे पास बच्चों 80GGA, दैट इज डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब आप कोई ऐसी जगह डोनेशन कर रहे हो जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रही है या रूरल डेवलपमेंट में यूज हो रही है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80GGA के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद रखना है तो याद कैसे रखोगे, तो GGA है तो A फॉर मान लो कि हमें गरीबों को, जो पर गरीब थे उनको एडवांस करना है, एडवांस बनाना है।
तो उसके लिए जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, उसके लिए जो रूरल डेवलपमेंट हो रही है, गरीबों को एडवांस बनाने के लिए, तो उसके रिलेटेड हो गया एटीजीजीए। बेसिकली बस याद रखना एक वे है लर्न करने का। आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि सर ये बेटर ट्रिक है। ठीक, तो एटीजीजीए क्या हो गया, गरीबों को एडवांस बनाने के लिए रिडक्शंस क्लेम हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटीजीजीबी। एटीजीजीबी और एटीजीजीसी ये मस्त है दोनों सेक्शंस। मस्त कैसे हैं? मस्त ऐसे हैं, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो उससे रिलेटेड ये हमारे रिडक्शंस है। मतलब अगर हमने आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी हमें, तो उस चीज को भी हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं और टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली एटीजीजीबी क्या है, अगर आपकी कोई कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को तो एटीजीजीबी के अंदर मिलेगी सेक्शन के अंदर। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अदर देन कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे जीजीसी में मिलेगी। अब इसको याद रखने के लिए देखो, अगर कोई बिजनेस कर रहा है जीजीबी तो जीजीबी के अंदर, अगर कोई कंज्यूमर कर रहा है तो हमें एटीजीजीसी के अंदर। ऐसे याद हो गए, पहला एटीजी गरीबों को देना, तो उधर क्या होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देना। फिर एटीजीजीए, जीजीए क्या हो गया, एडवांस करने के लिए। ट्रिक क्या थी, एडवांस करने के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के लिए, राइट। फिर जीजी हमारी बी जो कि बिजनेस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, एटीजीजीसी जो हमारे कंज्यूमर्स मतलब पर्सन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इसको आप याद रखेंगे। ठीक, ये हो गई हमारी डिडक्शंस। और भी डिडक्शन जो कि ये हो गई हमारी डिडक्शन जो कि रिलेटेड है हमारी पेमेंट से, एक्सपेंडिचर से, पेमेंट से और एक्सपेंडिचर से। और भी डिडक्शंस है जो कि हमारी इनकम से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब बारी आती है इनको रिवीजन करने की और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की। ठीक, अब बिफोर एमसीक्यू आपको एक बार रिकॉल करा दूं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज पे जाते हैं। हमारे दो चैनल है, यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल एडू, जिसपे आप ये लेक्चर देख रहे हो। एक सेकंड चैनल भी है, दैट इज यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल। इस पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती हैं, जो भी नए स्कीम्स यूजीसी अपला रही है, कोई भी नोटिफिकेशन ला रही है, कोई नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जैसे कल पोर्टल लॉन्च हुआ है सीयू चयन, तो उसकी वीडियो मैंने इस वाले पोर्टल पे आपको, इस वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। बेसिकली एक वेबसाइट, एक पोर्टल को यूजीसी ने लॉन्च किया है ताकि आपको इजीली पता चल सके कि कहां किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जॉब्स निकली हुई हैं। तो ये सारी डिस्कशंस जो होती हैं वो इस चैनल पे होती हैं, तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस की ओर। अब आपको क्या करना है, बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, आपको 5 के क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और ट्राई करना है मेरे से पहले आंसर्स लिखो। फिर एंड में देखेंगे कि आउट ऑफ 5 आपका क्या स्कोर रहता है, मतलब आप कितनी ट्रिक्स को याद कर पाए या कितने डिडक्शंस को याद कर पाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन टू अ कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, deduction in respect of contribution given to any person to a political party, deduction in respect of rent paid, deduction in respect of certain donations for scientific research। और आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा आया था दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 की साइकिल में ये क्वेश्चन आया था, मतलब जो फेब और मार्च में एग्जाम हुए हमारे, क्योंकि दिसंबर 2022 के फेब और मार्च में हुए, तो उधर ये हमारा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा यूजीसी नेट का, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज की क्लास में उठाया था, क्योंकि ये थोड़े फ्री के नंबर हैं। आपने ये लिस्ट ट्रिक्स के थ्रू लर्न कर ली, 2-4 बार रिवाइज कर ली, आपके नंबर मिल गए आपको। ठीक, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्या है, 80GGC। 80GGC, सी को हमने कैसे याद रखा था, देखो जी मतलब हम कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, जी का मतलब क्या था, गरीब, तो डोनेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है, जीजीसी से रिलेटेड कंज्यूमर कर रहा है। कंज्यूमर किसको कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इज, देखते हैं आप में से किस किस को याद है, 10,000, 50,000, 15,000, 25,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने की हो जाती है? ठीक है, तो लेट्स सपोज मान लो अगर आप सीनियर सिटीजन हो
अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 80D के अंदर आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 80D, याद रखो, डी मतलब डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस होगा हमारे पास, तो उसके लिए जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड इज अलाउड अंडर विच सेक्शन? बहुत इजी है, रेंट पेड वाला बताना है, 80GG और RGC। तो बेसिकली ये दोनों तो हमने ऑलरेडी पढ़े ही नहीं, तो ये तो आउट ऑफ वही हो गए बेटा, 80G और 80C और 80GG। इजी सा, घर घर खेलने के लिए हमने घर लिया रेंट पे, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 80CCD1B प्रोवाइड फॉर एन एडिशनल डिडक्शन of up to dash in the respect of whole of the amount paid for deposit by individual SSC under NPS in the previous year। तो हमें सबको पता है 80CCD हमारा NPS से रिलेटेड था। अब इन्होंने पूछा हुआ जो 80CC1B है उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है? याद करो, एडिशनल डिडक्शन बताई थी मैंने 80CCD1B के अंदर, कितनी अमाउंट की थी वो? 50, 60, 1,20,000। हाँ जी, मेरे से पहले आंसर देना सबने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपीज। बेसिकली आप फ्यूचर में इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आता है एज पर फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो किसके अंदर हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला लोन था उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर डिडक्शन मिलती है? 80EB, DDB, GG, DD, किसके अंदर? तो इंटरेस्ट वाले जो हमारे सेक्शन थे वो थे ई वाले, तो ई वाले में बचा ये। अब ई भी याद रखना हो तो इलेक्ट्रिक बिजली, राइट करा, इलेक्ट्रिक बिजली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपको सारे डिडक्शंस जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करे वो लर्न हो गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से। पहली चीज, एक सैलरी अगर हम लेते हैं तो उसमें ना एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अकेले अकेली। याद रखना, सैलरी लेते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। आपको यह बताना है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने अमाउंट की है। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्ड यूज होता है सिर्फ उसी के लिए, सैलरी के लिए। वो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने के लिए सैलरी वाले केस में? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, देखते हैं किस किसको पता है। तो अगर आप सैलरी अर्न करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, मतलब एक फिक्स अमाउंट जो आपकी सैलरी से हट जाएगी, वो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखते हैं किस किसको पता है। इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, फिर अगर कोई भी अदर डाउट आता है तो या तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए NTN UGC NET JRF बाय अनुज जिंदल, या आप मेरे को पर्सनल लेवल पे भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस ग्रुप के थ्रू मैं आपको मिल ही जाऊंगा, डेली बेसिस पे ट्राई करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह शेयर करूं। प्लस अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी अपडेट आ रहे हैं, वो सारी की सारी आप इधर आपको मिल जाएंगी अपडेट्स, सारे के सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो। प्लस पर्सनल लेवल पे अगर डाउट्स पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक, अब आपका टास्क है दो चीजें बतानी है कमेंट सेक्शन में, कितनी डिडक्शन अवेलेबल है सैलरी वाले केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्लस 5 आउट ऑफ 5 आपको क्या आपका स्कोर रहा। 5 आउट ऑफ मतलब 5 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे वो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक, समझ आ गया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।